तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल जॉब एकेडमी के अंतर्गत। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो नया सिलेबस है, इस नए सिलेबस के अंतर्गत जो पहला बिंदु जोड़ा गया है उसके अंतर्गत सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा से आपका क्या तात्पर्य है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या होती है और भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आप किन मुद्दों को पढ़ेंगे, परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों में आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के आधार पर अध्ययन करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा ये बताती है कि भारत में ज्ञान के प्राप्त करने का क्या आधार हुआ करता था प्राचीन काल में, और प्राचीन काल में ये ज्ञान परंपरा का जो आधार है उसके क्या विशिष्ट लक्षण थे, क्या विशिष्ट गुण थे, इससे मानव के व्यक्तित्व में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आज यदि जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है वो भारतीय सिलेबस के अंदर, नई शिक्षा नीति के अंदर जोड़ी गई है तो उसके क्या मौलिक गुण हैं, ठीक, क्यों जोड़ी गई है, अगर वो नहीं जोड़ी गई थी तो उसका न होने से क्या प्रभाव पड़ता, ये सारी चीजें हम जो देख रहे हैं उसके आधार पर हमें ये सिलेबस में आज दिखाई दे रही है। यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ज्ञान के प्रसार का एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। और आज की जो शिक्षा पद्धति है, वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, उसके आधार पे हमारे विकास को एक ऐसी चुनौती मिलती है कि हम आमतौर पर ये देखते हैं कि व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है लेकिन समझदार नहीं है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास में आप देखते हैं यदि कोई स्नातक, कोई दार्शनिक अगर रोड से निकल जा रहा है तो ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि राजा अगर वहां से गुजरता है तो राजा अपने रथ से नीचे उतर कर उनको सम्मान देता है कि भैया पढ़ा लिखा आदमी जा रहा है। और आज की स्थिति में पढ़े लिखे इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति की खामियां हैं कि हमने जो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति को अपनाया, मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर हमने अपनी शिक्षा पद्धति को मोड़ दिया, उससे हमारे जो शिक्षा के मापदंड है वो दूषित होने लगे। उससे हमारे शिक्षा के जो मापदंड है उसके आधार पर व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा और उसके आधार पर हम नौकरी ओरिएंटेड हो गए। नहीं, हम पहले नौकरी ओरिएंटेड नहीं थे। यानी कि आज पढ़ लिख कर व्यक्ति सबसे ज्यादा, सबसे पहले या सबसे बहुत संख्यक लोग जो है वो क्या सोचते हैं कि भैया हम पढ़ लिख कर क्या हो जाए, कल को एक अच्छी नौकरी लग जाए, है? तो अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा व्यवसाय करना नहीं चाहते, स्टार्टअप करना नहीं चाहते, स्वयं रोजगार देने की क्षमता का विकास नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ हम रोजगार में लग जाएं, किसी अच्छी कंपनी में लग जाएं, किसी सरकारी नौकरी में लग जाएं, जिससे हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए। केवल हमारे यही अब क्या रह गए, पढ़ने के मापदंड रह गए। पढ़ने के आउटकम को हम इतना ही चाहते हैं कि हमने अगर पढ़ लिया है तो हम कहीं ना कहीं क्या है कि किसी भी एक जॉब पे लग जाए। लेकिन प्राचीन जो ज्ञान परंपरा थी वो ये नहीं थी। प्राचीन ज्ञान परंपरा क्या है? इस प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है कि प्राचीन ज्ञान परंपरा की क्या विशेषता है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक। और प्राचीन ज्ञान परंपरा की जो विशेषता है उसी के आधार पर आज सिलेबस में इसको जोड़ा गया है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। प्राचीन ज्ञान परंपरा, प्राचीन ज्ञान परंपरा जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास की एक गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व जगत को, संपूर्ण जगत को अलौकिक करने वाली एक ज्ञान परंपरा के रूप में देखा जाता है। संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान की महती भूमिका रही है ना, और उसके माध्यम से वर्तमान वैज्ञानिक जगत में इसकी कौतूहलता का हमेशा चर्चा होती रहती है। यानी कि आपने देखे होंगे कि इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बना दिए गए हैं, इतने बड़े बड़े भव्य भवन बना दिए गए हैं, ये प्राचीन ज्ञान परंपरा का आधार थे। आज ये देखकर इंसान भौचक्का हो जाता है कि प्राचीन समय में ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसके आधार पर ये 1000 टन भारी पत्थर इतने ऊपर रखा गया होगा, है ना। ऐसी कौन सी ज्ञान की विशेषता रही होगी, कौन सा ऐसा ज्ञान रहा होगा, ऐसी कौन सी स्थिति रही होगी, कौन सी तकनीक रही होगी कि पर्वत को काट कर मंदिर बना दिया गया, है ना। तो कहीं ना कहीं आज ये सारी चीजें संभव नहीं है। आज
विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, कई ऐसे जो मुद्दे हैं, कई ऐसे शिक्षा संबंधी उपाय हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्राचीन परंपरा की ओर देखते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो बहुत ही सभ्य, संगठित और वैज्ञानिक थी। ठीक है, आज जहां तक हम देख रहे हैं, एक और आधुनिक विज्ञान की जो स्थिति है वो बहुत ही सुदृढ़ दिखाई देती है, वहीं इसके कई दूरगामी जो परिणाम है वो नकारात्मक रूप से भी दिखाई देते हैं। लेकिन पहली जो तकनीक हुआ करती थी उसके केवल और केवल क्या दिखाई दे रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव ही दिखाई दे रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव उसका कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, उस पर चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है उसके अंतर्गत जो ज्ञान परंपरा है उसमें आप इसके उद्देश्य को पढ़ेंगे, इसकी प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे, भारतीय ज्ञान जो व्यवस्था है उसको पढ़ेंगे, और भारतीय ज्ञान के प्रमुख जो केंद्र होते हैं और उन केंद्रों को भी आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसके माध्यम से क्या होगा, परीक्षा के संबंध में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो आप सारे के सारे इन फैक्ट को अच्छे तरीके से एग्जाम के माध्यम से दे पाएंगे और आपके जो फैक्ट है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक एक करके चर्चा करते हैं कि इसकी शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा के उद्देश्य सबसे पहला धार्मिक भावना का जागृत होना, यानी कि भारतीय परंपरा के अनुसार हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और इन धर्म के जुड़े होने के कारण या धर्म से जुड़े होने के कारण हमारे आध्यात्म का विकास होता है और मानव किसी भी स्थिति में हो अपने धर्म से जुदा नहीं हो पाता। ठीक है, इससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है, यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना है। ठीक है, और होता भी था। और उसके बाद हम देखें व्यक्तित्व का विकास होता है ना, यानी कि हमारे आज की शिक्षा पद्धति को अगर हम ध्यान में देखें तो हमारे शरीर में, हमारे मनोभावों में ऐसी कोई भी विशिष्ट गुणों का विकास नहीं हो पा रहा है ना, यानी कि हम व्यक्ति को केवल और केवल रट्टू तोता बनाते जा रहे हैं। उसके चरित्र के विकास में हम कोई योगदान नहीं, शिक्षा प्रणाली चरित्र के विकास में कोई योगदान नहीं दे रही, शिक्षा प्रणाली उस व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में कोई योगदान नहीं दे रही, बल्कि आज की शिक्षा प्रणाली तो ऐसी हो गई है कि स्कूल में नाम लिखा दो और ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ते रहो। फिर स्कूल क्या केवल हम मार्कशीट देने का काम कर रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में कोचिंग सेंटर भी मार्कशीट दे देंगे। तो अगर ऐसा ही है तो स्कूलों को बंद कर दिया जाए। तो स्कूल की शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का उसमें जुड़ा होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, फिर समाज कल्याण की भावना का विकास करना ये भी आवश्यक है। हम लोग क्या होते जा रहे हैं, नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं, और नैरो माइंडेड को ब्रॉड माइंड करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा के जो मौलिक तत्व हैं उनका वर्तमान शिक्षा प्रणाली से जोड़ना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति का प्रसार ये भी हमें कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में दिखाई देता है। ठीक, फिर उसके बाद अगले पॉइंट में जाते हैं और समझते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं। ये तो हमने उद्देश्य देखे, अब हम देखेंगे विशेषताएं। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा की जो विशेषताएं, उन विशेषताओं के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली की जो विशेषता है वो यह थी कि बालक का 6 से 7 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। ठीक, अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि बालक यानी कि लड़के की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी संस्कार होता था प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल में। लेकिन फिर हम उत्तर वैदिक काल और अन्य आगे समय काल में देखते हैं कि महिलाओं के इस संस्कार को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन प्राचीन ज्ञान परंपरा में ऋग्वैदिक काल को अगर हम देखें तो लड़के और लड़की दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, तो 6 से 7 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। फिर उसके उपनयन संस्कार के बाद ये माना जाता था यज्ञोपवीत यानी कि पवित्र हो चुके हैं, और उसके बाद ये व्यक्ति जो है, ये बालक जो है 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य को धारण करने के पश्चात, ब्रह्मचर्य यानी कि जो आपने पढ़ा होगा कि
पहले व्यक्ति 0 से 25 वर्ष की आयु तक क्या करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, फिर गृहस्थ आश्रम में जाता है, फिर वानप्रस्थ में, और फिर उसके बाद सन्यासी, यानी कि 25-25 वर्ष के एक फिक्स स्लॉट बना दिए गए हैं ज्ञान परंपरा के अंतर्गत, और व्यक्ति इनके माध्यम से क्या कर रहा है, अपना जीवन जी रहा है और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। ऐसे ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो है वो 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य रहकर ज्ञान प्राप्त करता है, और ये ज्ञान प्राप्त करने के अपने अपने अलग अलग केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। और ये 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये ग्रेजुएट कहलाता था, यानी कि स्नातक कहलाता, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ठीक है। इन विद्यालयों को जहां पर वो पढ़ता है उसको हम गुरुकुल के नाम से भी जानते हैं, आचार्य कुल के नाम से भी जानते हैं, और गुरु ग्रह के नाम से, यानी कि जहां पे ये बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 3 नामों से जाना जाता है। आमतौर पे आपने गुरुकुल सुना होगा, गुरुकुल के बाद आचार्य कुल और ग्रह गुरु ग्रह भी होते हैं जहां पर वो रहकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। शिक्षक जो होता है उसे आप आचार्य या गुरु के नाम से संबोधित करते हैं, कि गुरु हो या आचार्य हो, दोनों में से किसी एक नाम का उल्लेख मिल जाता है आपको। फिर उसके बाद विद्यार्थी को आप ब्रह्मचारी कह रहे हैं, यानी कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर रहा है, इसलिए उसे ब्रह्मचारी कह रहे हैं। व्रतधारी भी उल्लेख मिलता है, जो शिक्षा प्राप्त करने वाला स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, आप उसको व्रतधारी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उसको अंतेवासी भी कहा जाता है, आचार्य कुल भी कहा जाता है, आचार्य कुलवासी आदि इन नामों से आप किसको जानते हैं, विद्यार्थी को जानते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों से वेद मंत्र को कंठस्थ करवाया जाता है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अंदर जो वेदों में जो मंत्र लिखे गए हैं, इन मंत्रों को कंठस्थ रूप से याद करने की शिक्षा दी जाती थी, उनको वो याद करते थे। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत इस चीज को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्ञान की इस परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति लिखित को ज्यादा प्राथमिकता न देते हुए मौखिक ज्ञान को ज्यादा प्राथमिकता देता है, इसलिए हमारी ज्ञान परंपरा के अंतर्गत लिखित प्रमाण बहुत कम प्राप्त होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद ये विशेषताएं हैं, आगे और विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो शिक्षा की विशेषताएं हैं उसमें अपन देखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी गुरु ग्रह में 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करता है। कितने वर्ष तक, 12 वर्षों तक, ठीक है। यानी कि लगभग 7-8 वर्ष तक क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद गुरुकुल में जाता है, 12 वर्षों तक वेदों का अध्ययन करता है, उसके बाद ही वो क्या कहलाता है, स्नातक कहलाता है। परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपको बताना है कि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए, स्नातक होने के लिए कुल कितने वर्षों तक उच्च शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो 12 वर्षों की, ठीक। आज हम उच्च शिक्षा लेने के लिए कब कॉलेज में जाते हैं और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में 3 साल में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। पहले 12 साल लगते थे। समावर्तन के अवसर पर गुरु दक्षिणा देने की प्रथा भी थी। समावर्तन यानी कि जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तब गुरुकुल से जब व्यक्ति वापस समाज के हिस्से से जुड़ता था, वापस घर जाता था, तब जाने के पहले उसको गुरु के समक्ष अपनी गुरु दक्षिणा देनी होती थी। यानी कि गुरु ने उसको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का क्या करना पड़ता होता, उसको कुछ मूल्य चुकाना होता था, फिर गुरु जो मांग लेता वो उसको देना होता था। आपने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोण को एकलव्य से अंगूठा लेते हुए देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये गुरु दक्षिणा जो है वो गुरु अपने ज्ञान के मूल्य के रूप में मांगता था, ठीक। और गुरु परंपरा के अंतर्गत शिष्य को ये देना होता था, ठीक है। शिक्षा के विषयों के अंतर्गत हम देखते हैं, प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति को व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, गणित पढ़ाया जाता था, ज्योतिष पढ़ाया जाता था, भाषा का ज्ञान कराया जाता था। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत इतिहास को भी पढ़ाया जाता था, धर्म और अपने जो दर्शन है, 6 दर्शन, 6 दर्शन, उसका अध्ययन कराया जाता था। अर्थशास्त्र, कृषि, न्याय, तर्क, चित्र और युद्ध कला आदि सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता था। अब एक ही व्यक्ति को नहीं करा रहा है ना। हमारे यहाँ 4 वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण हुआ करते थे। इसमें जो ब्राह्मण है उसको दर्शन की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, ठीक है, ज्योतिष की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा ये दी जाती थी, ठीक है। फिर एक आधारभूत शिक्षा के पश्चात जो क्षत्रिय है उसको युद्ध कला की शिक्षा दी जाती होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आधारभूत शिक्षा सबकी होती थी। आधारभूत शिक्षा होने के पश्चात जो वैश्य हुआ करता था उसको अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाती होगी। यानी कि
एक लिमिट तक, जैसे आप पढ़ते ना कि 10वीं तक तो सबको आधारभूत शिक्षा दी जा रही है, 11वीं में आपके सब्जेक्ट बदल गए, 12वीं में उसमें स्पेशलिस्ट, 11वीं 12वीं के बाद कॉलेज में जब गए तो थोड़ा स्पेशलिस्ट हो गया, फिर उसके बाद स्नातक के बाद स्नातकोत्तर में और ज्यादा स्पेशलिस्ट हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही व्यवस्था थी, पहले आधारभूत शिक्षा दी जाती थी, फिर उसके बाद स्पेशल शिक्षा वर्ण व्यवस्था के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मिलती थी। जैसे विषयों का आदि का अध्ययन समय के साथ साथ दिया जाता था और वैदिक मंत्रों को याद करना या पिंगल के नियमों को याद करने की भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक, तो वैदिक परंपरा के अंतर्गत जो ज्ञान परंपरा हमारे भारत में स्थापित की गई प्राचीन काल में, उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हमें हर एक प्रकार के विषय पढ़ाए जा रहे हैं ये प्राचीन समय में। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक आया, उत्तर वैदिक से मौर्य आया, मौर्य से मौर्योत्तर आया, गुप्त आया, गुप्तोत्तर आया, तो धीरे धीरे समाज बढ़ता गया, तो समाज में नए नए विषय भी जुड़ते गए। ऐसा नहीं कि हर बार यही पढ़ रहे हैं, नए विषय भी पढ़ते गए। ठीक है, जैसे आज आपके शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर जुड़ गया, पहले नहीं था। कंप्यूटर का विकास पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आप पढ़ रहे हैं, 1942 में पहली जनरेशन का विकास हुआ और 1955 तक पहली जनरेशन के कंप्यूटर देखे गए। तो 1955 तक और 1955 से लेके 65 तक सेकंड जनरेशन के, फिर 65 से लेके आगे चल रहे हैं आपके सेकंड जनरेशन के, फिर थर्ड जनरेशन के, फोर्थ जनरेशन के, आज वर्तमान में चल रहे हैं फिफ्थ जनरेशन के। तो जो पहले दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें एआई के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। आज एआई नया टॉपिक जुड़ गया, रोबोटिक्स जुड़ गया, और जब कंप्यूटर नहीं था तब कंप्यूटर के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो जैसे जैसे नए नए विषय जुड़ते जा रहे हैं, समय आगे बढ़ता जा रहा है, तकनीकी का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होते जा रहे हैं, इस ज्ञान परंपरा में नए नए विषय भी जुड़ते गए। आगे हम इनका अध्ययन भी करेंगे। वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी कि जो बालक है उसके साथ साथ बालिका को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता था। ठीक है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण सबसे जो विशेषता है वो ये मानी गई है कि यहाँ पर महिला और पुरुष को शिक्षा के समान अधिकार दिए गए थे। ठीक है, स्त्रियों को लौकिक के साथ साथ आध्यात्मिक दोनों शिक्षाएं दी जाती थी। आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ा होगा, नहीं तो आगे अपन इसमें पढ़ने वाले हैं कि महिलाओं ने भी वैदिक मंत्रों की क्या की है, स्थापना की है, उनको गढ़ा है, उनकी व्याख्या की है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष का ही काम था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था, और मुख्य रूप से ये अधिकार हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में तो था ही। तो धीरे धीरे चीजें क्या होती गई, सीमित होती गई। तो जब चीजें सीमित होती गई तो फिर थोड़ा समाज में बदलाव को लाने के लिए क्या होने लगे, संघर्ष होने लगे। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत एक जो शिक्षा की व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आप देख रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था है ना। ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, ऋग्वैदिक कालीन के बाद उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था को भी देखेंगे। उत्तर वैदिक कालीन के बाद सूत्र काल में शिक्षा व्यवस्था और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी, यानी कि बदलते समय में ये शिक्षा प्रणाली जो है उसमें भी लगातार क्या आते जा रहे हैं, परिवर्तन आते जा रहे हैं। और इन परिवर्तनों को एक एक करके समझते हैं। जैसे ऋग्वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम देखते हैं वैदिक काल में सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षा को बड़ा ही महत्व दिया जाता था। यानी कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत क्या कर रहे हैं आप, शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा पर चर्चा की गई है, यानी कि शिक्षा के महत्व पर चर्चा की गई है। विद्यार्थी के अर्थ में ब्रह्मचारी शब्द का उल्लेख किया गया है, यानी कि विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचारी शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 109वें सूक्त में इस बात का प्रमाण भी मिलता है, यानी कि 10वें मंडल के 109वें सूक्त के अंतर्गत क्या मिलता है, इस बात का प्रमाण मिलता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो विद्यार्थी है उसे आप क्या नाम देते हैं, ब्रह्मचारी। ठीक, फिर उसके बाद है ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं मौजूद थी। ठीक है, इसमें एक था आश्रम में किसी विशिष्ट गुरु के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त करना, और दूसरी थी ब्राह्मण संघ के रूप में जिसमें विभिन्न प्रकरणों पर परिचर्चाएं होती थी, यानी कि
जो संगोष्ठी है, जो एक प्रकार से ग्रुप डिस्कशन टाइप की चीजें हैं, उनके माध्यम से भी इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया जाता था। ठीक है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ये सारी चीजें जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक एक फैक्चुअल चीज को आपको याद कर लेना है, जिससे परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलत ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में लेखन कला की उन्नति हुई, यानी कि हमने देखा ऋग वैदिक काल में मुख्य रूप से लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हमने लेखन कला का विकास किया। इस काल में शिक्षा पर बड़ा विशेष बल दिया गया। ठीक है, इस युग की शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। नंबर 1, अथर्ववेद में शिक्षा का उद्देश्य श्रद्धा, मेधा, प्रजा, धन, आयु तथा अमृत को बताया गया है। ये क्या थी उत्तर वैदिक काल में? अथर्ववेद में शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए ये लिखा है कि शिक्षा क्या है? श्रद्धा है, मेधा है, प्रजा है, धन है, आयु है, अमृत है। ये शिक्षा के महत्व को उजागर करते हुए बताया गया है। बृहदारण्य यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेखनीय परिषद वास्तव में विद्यापीठ थे, यानी कि इससे संबंधित परिषदों का आयोजन किया जाता था, जो एक्चुअल में क्या होते थे? विद्यापीठ होते थे, जहां प्रसिद्ध एवं विद्वान आचार्यों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, जो कि दूर दूर से आया करते थे। जैसे आज इंदौर में या दिल्ली में या इलाहाबाद में अलग अलग से दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, वो वहां पे क्या कर रहे हैं? रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे भी यही व्यवस्था थी कि व्यक्ति क्या कर रहा है? दूर दूर से आकर रह रहे हैं, और दूर दूर से आकर रहते समय क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे सूत्र काल में, यानी कि मौर्य काल के आसपास का जो समय है, उस समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? धर्म शास्त्र संबंधी नियमों का सैद्धांतिक रूप से वर्गीकरण तथा उनकी शिक्षा इस युग में प्रमुख देन थी। यानी कि धीरे धीरे शिक्षा के स्तर में क्या होने लगी? बढ़ोतरी होने लगी। सूत्र काल की शिक्षा पद्धति के संदर्भ में कौटिल्य का विशेष योगदान है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि इसमें शिक्षा के प्रमुख विषय क्या है? त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता और दंड नीति। ये जो है वो कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र के अंतर्गत बताई गई है शिक्षा के प्रमुख विषय के रूप में, जिसमें त्रयी का मतलब होता है वेद त्रयी, यानी कि 3 जो वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जो 4 है, इन 4 में से केवल 3 वेदों को इसमें शामिल किया गया है। आन्वीक्षिकी यानी कि न्याय शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, वार्ता यानी कि कृषि का अध्ययन कराया जाता था। दंड नीति अर्थात राजनीतिक जो शास्त्र है उसका अध्ययन कराया जाता था। परीक्षा में ये पूछ लेता है कि वेद त्रयी का मतलब क्या है? 3 वेदों की शिक्षा। ठीक है, या 3 वेद को वेद त्रयी कहते हैं। वार्ता पूछी जाएगी। वार्ता के सूत्र काल के अंतर्गत शिक्षा जो मुख्य रूप से संबंधित थी, उसमें वार्ता शब्द का क्या अर्थ है? तो वार्ता का मतलब है कृषि, और दंड नीति का मतलब क्या है? कि राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे सूत्र काल के बाद आया गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में। तो गुप्तोत्तर काल में भारतीय शिक्षा के अंतर्गत जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसका अंतिम रूप से संकलन किया गया। आपने देखा होगा कि हमारे जो वेद पुराण हैं, जो हमारे 6 दर्शन हैं, इन सभी को अंतिम रूप दिया गया उत्तर वैदिक गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत। या हम ये कहें हर्षवर्धन तक, हर्षवर्धन के समय तक भारतीय इतिहास में जब गुप्त काल चालू हो रहा है, और हर्षवर्धन के समय तक कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा को एकीकृत करने का समय देखते हैं, समय के रूप में देखते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मण शिक्षा पद्धति के विषय में मुख्य रूप से हम देखते हैं वेद है, वेदांग है, यानी कि वेदों के अंग 6 वेदांग, जिसमें छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष आदि भी शामिल होते हैं।
साक्षात औद्योगिक शिक्षा और गुप्तोत्तर काल में आपके जो 6 दर्शन है, जिसे षट दर्शन के रूप में जानते हैं, ये सिलेबस में अलग से भी जोड़ा गया है और इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुप्त और गुप्तोत्तर काल एक ऐसा काल था जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को देखते समय आप ये समझते हैं कि यहाँ पर भारतीय शिक्षा को एकीकृत किया जा रहा है, यानी कि संपूर्ण ज्ञान के फैलाव को एक सूत्र में बांधकर एक ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, गुप्त काल में ज्योतिष का बहुत ज्यादा विकास हुआ, यानी कि ज्योतिष जो विज्ञान है उसका सबसे ज्यादा विकास अगर हम देख रहे हैं तो गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत या गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत देख रहे हैं। और परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय ज्योतिष विज्ञान का विकास सबसे ज्यादा कब देखा गया, तो आप गुप्त काल लगाएंगे। गुप्त काल ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप गुप्तोत्तर काल भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं गुप्तोत्तर काल की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य विशेषताएं इसकी। कि बराह मिहिर, एक विद्वान थे बराह मिहिर द्वारा बृहद संहिता में ये वर्णन किया गया है कि ज्योतिष, वास्तु और तक्षण कला ये मुख्य विषय हुआ करते थे, है ना। तो बराह मिहिर संबंधित है, तो आप बताएंगे गुप्त काल से संबंधित है। इन्होंने किसकी शिक्षा के बारे में बात की है, तो ज्योतिष, वास्तु और तक्षण शिक्षा के बारे में बात की है। ठीक है, इनके द्वारा कौन सी ग्रंथ की रचना की गई है, तो आप बताएंगे बृहद संहिता की जो रचना है वो बराह मिहिर द्वारा की गई है। इसके बाद बराह मिहिर द्वारा पंच सिद्धांतिका की भी रचना की गई है, जिसमें 5 प्रचलित धाराओं को संक्षिप्त रूप से बताए गए, यानी कि 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें है पितामह, वशिष्ठ, सौर, पॉलिस और रोमक। ये याद रखने हैं, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से बराह मिहिर द्वारा बताए गए पंच सिद्धांतिका के अंतर्गत शामिल है, शामिल नहीं है। तो ये 5 नामों में से एक आध नाम उसमें शामिल होगा और या फिर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में छांटने को आ जाएगा, या वो यही चूंकि एमपीपीएससी की विशेषता है कि ज्यादा टफ पेपर वो नहीं बनाता। ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि जो बृहद संहिता है उसका बृहद संहिता या पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की है, तो आप पंच सिद्धांतिका हो या बृहद संहिता हो, उसकी रचना बराह मिहिर द्वारा की गई है। आपको इस बात पे ध्यान देना है। ज्योतिष का गहन संबंध गणित से है, इसलिए इस काल में सबसे ज्यादा आपको गणित की शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, जिसमें आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की भी रचना की है। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, आर्यभट्टियम। ठीक है, आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की है। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की है, पंच सिद्धांतिका की रचना की गई है बराह मिहिर के द्वारा। और इसी प्रकार एक और ग्रंथ है जिसका नाम है बृहद संहिता, और इसकी रचना किसने की है, बृहद संहिता की रचना की है आपके बराह मिहिर के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए सेव की जा रही हैं, जिससे पीपीटी जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको इसी रूप में कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप उसको डाउनलोड करके अपने ज्ञान परंपरा में वृद्धि करेंगे, लिख लेंगे और याद कर लेंगे इसी चीजों को। ठीक है, फिर प्राचीन भारतीय शिक्षा के केंद्र भी होते थे, जहां पर व्यक्ति रहकर, ब्रह्मचारी रहकर क्या करता था, पढ़ाई करता था। और प्राचीन भारतीय इतिहास में 2 मुख्य शिक्षा के केंद्र थे, एक था ब्राह्मण शिक्षा केंद्र और दूसरा था बौद्ध शिक्षा केंद्र। यानी कि बौद्धों के प्रमुख शिक्षा केंद्र होते थे, जिसके माध्यम से बच्चे क्या होते थे, वहां पे पढ़ाई करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं बौद्धों के साथ साथ कुछ ब्राह्मण शिक्षा केंद्र भी होते थे। ब्राह्मण शिक्षा केंद्र और बौद्ध शिक्षा केंद्रों को एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे ब्राह्मण शिक्षा केंद्र के अंतर्गत जो आपके प्रमुख केंद्र शामिल हैं वो है ब्राह्मण गृहस्थों द्वारा स्थापित केंद्र, यानी कि ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा कुछ केंद्रों की स्थापना की गई, जहां पर बच्चे रहकर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये ब्रह्मचारी हैं जिन्हें धारण कर रखा है, उपनयन संस्कार हो चुका है, और उसके बाद वो वहां पर गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, गुरु जी उनको समझा रहे हैं। आसपास का वातावरण कितना सौहार्द वातावरण है, गाय माता है, हरियाली है। ठीक है, और उसके बाद ये पोथी पत्र भी रखे हुए हैं, वेद भी रखे हुए हैं, और इसके आधार पर गुरु के समक्ष बैठकर क्या हो रही है, शिक्षा हो रही है। इसके अलावा हम मंदिर, मठ और गोष्ठी और साथ ही साथ परिषद को भी देखते हैं। और हम देखते हैं अग्रहार ग्राम, तो ये
मठ और मंदिर तो आप समझते ही हैं, लेकिन गोष्ठी, परिषद और अग्रहार ग्राम क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार इन शब्दों का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोष्ठी। गोष्ठी का अर्थ होता है विशिष्ट विद्वानों के मित्र समूह द्वारा की जाने वाली परिचर्चाएं, यानी कि एक तरह से ग्रुप डिस्कशन। गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, किसी एक विषय पर एक एक करके क्या हो रही है, परिचर्चा हो रही है। मित्रों, मेरा मानना है कि इस संबंध में हमें इन मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए। इस तरह से होता ना, आपने देखे होंगे सेमिनार टाइप के, तो उसी को ही क्या नाम दिया जाता है, गोष्ठी। जबकि परिषद का अर्थ होता है अधिक व्यवस्थित तथा गंभीर संस्थान, यानी कि एक इंस्टीट्यूट जिसमें रहकर बच्चा पढ़ रहा है। तो जिसमें रहकर बच्चा पढ़ रहा है उसको आपने क्या नाम दे दिया है, परिषद। और जो गोष्ठी आयोजित हो रही है, यानी सेमिनार आयोजित हो रहे हैं, उसमें क्या हो रही है, परिचर्चा, यानी कि ये भी आवश्यक है। अब मैं किसी एक टॉपिक के संबंध में क्या ज्ञान रखता हूं, क्या समझ रखता हूं, तो मैं बताऊंगा, फिर दूसरा व्यक्ति भी बताएगा, तीसरा ही बताएगा, तो फिर मुझे लगेगा यार मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम यार, ये लोग तो बहुत ज्यादा जानते हैं, तो मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी ना, मैं लिख लूंगा। फिर 4-5 बार 6 बार सेमिनार अटेंड करने के बाद जब दोबारा सेमिनार होगा, तो मैं जब बोलूंगा उसमें मेरे ज्ञान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ब्राह्मण जो शिक्षा केंद्र है, उसके अंतर्गत गोष्ठी आयोजित होती थी, परिषद स्थापित होते थे, और ग्राम जो अग्रहार है वो किसे कहते हैं कि विशेष संस्था जिसमें राजा के द्वारा विद्वानों के पढ़ने के लिए, रहने के लिए जो आयोजित कराए जाते थे, जो निर्माण कराए जाते, जहां पे वो रह कर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन शिक्षा केंद्रों को हम क्या कह रहे हैं, अग्रहार ग्राम। यानी कि विशेष रूप से एक गांव के अंदर ऐसी संस्था का निर्माण कर देना जिसमें रहकर ये बच्चों को पढ़ा सकें। तो क्या होगा, वो उस गांव में एक शिक्षा का केंद्र बन जाएगा। एक तरीके से राजा के द्वारा स्कूल की स्थापना कर देना, आप इस तरीके से समझ लो। सरकार करती है ना प्राथमिक शिक्षा केंद्र, फिर उसके बाद स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज, तो ऐसे करके गांव स्तर पे किसी न किसी स्कूल का निर्माण कर देना राजा के द्वारा, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, ग्रामहार या अग्रहार। ठीक है, तो ये हुए। फिर उसके बाद बौद्ध शिक्षा के केंद्रों के अंतर्गत अगर अपन देखेंगे तो यह वर्तमान बिहार राज्य के अंतर्गत किसकी चर्चा हो रही है, नालंदा की हो रही है। तो मुख्य रूप से अगर हम बौद्ध शिक्षा केंद्रों को देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, और बल्लभी जो कि गुजरात में स्थित है। ये मुख्य शिक्षा के केंद्र थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में जाने जाते थे। यहाँ पर न सिर्फ बौद्ध की हीनयान और महायान शिक्षा दी जाती थी, बल्कि अन्य शिक्षाएं भी इसमें दी जाती थी। जैसा आप देख रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय भारत के अंतर्गत सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। ठीक है, यह वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ठीक है, यह पटना जो बिहार राज्य की राजधानी है पटना, वहां से 89 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है नालंदा। ठीक है, नालंदा विशेष रूप से जो महायान शाखा है, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उससे संबंधित है, उसकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। लेकिन यहाँ हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा तथा अन्य धर्मों की भी शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि ये जो शिक्षा का केंद्र है वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में महायान शाखा का केंद्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है केवल महायान बौद्ध शाखा का ही अध्ययन कराया जाएगा, बल्कि इसमें हीनयान और साथ ही साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। यानी कि 10,000 विद्यार्थी मतलब ब्रह्मचारी यहाँ पर रहकर अध्ययन कर रहे हैं, और शिक्षकों की संख्या यहाँ पर लगभग 1500 के आसपास थी। मतलब 1500 टीचर, सोचो 1500 टीचर और 10,000 विद्यार्थी रहकर यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी ये प्राचीन काल में। फिर उसके बाद मध्यकाल में हम देखते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति आता है और इसमें आग लगा देता है। और वो मूर्ख व्यक्ति आग क्यों लगाता है मालूम? वो इसलिए लगाता है, उसको देख के लगता है यार कितना बड़ा महल है, कितना बड़ा आलीशान महल है, इस महल में जरूर कोई ना कोई राजा रहता होगा, और उसके बाद ये अधिकार क्षेत्र में लेना है तो आग लगा दो। तो आग लगा दी, बाद में पता चला कि ये यूनिवर्सिटी है बाबू, ये महल नहीं है, महल देखोगे तो भौचक्के रह जाओगे।
तो इसमें लाखों किताबें जल गई, उसके बाद भी आज हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो ये है। ठीक, उसके बाद भी हमारी ज्ञान परंपरा में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं है और उसके मौलिक गुणों के विकास के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, इसको वर्तमान शिक्षा नीति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसके कुछ मौलिक तत्व जोड़े भी गए हैं। ठीक है, तो ज्ञान परंपरा यानी कि जैसे कि आप कुछ चीजें पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर एक बिंदु जो आपको याद आ जाता है उसके बाद सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं। तो ज्ञान परंपरा के अंदर उस बिंदु पे ही फोकस दिया जाता था कि आप कभी भूलो ही नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत। फिर एक है वल्लभी जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, इस वल्लभी के बारे में चर्चा करते हैं। वल्लभी जो है वो मैत्रक राजाओं की एक राजधानी रही है जो कि लगभग 475 से 775 ईस्वी तक यानी कि लगभग 300 वर्षों तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया है। वेंसोंग के अनुसार वल्लभी में हीनयान जो संप्रदाय है उसके मुख्य रूप से यहाँ पे शिक्षक आदि गण रहते थे और ये मुख्य रूप से हम देख सकते हैं हीनयान संप्रदाय की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि नालंदा जो है वो महायान शाखा का केंद्र है और अन्य शिक्षा अन्य जो धर्म है और हीनयान शाखा जो है उसको भी अपन अध्ययन करवा रहे हैं। ठीक, लेकिन ये केवल किससे संबंधित है, वल्लभी हीनयान से। फिर अगला है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी प्राचीन काल में एक महान विश्वविद्यालय के रूप में मौजूद था। ठीक है, अब विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो राजा धर्मपाल द्वारा उत्तर मगध में, ठीक है, यह केंद्र स्थापित किया गया यानी कि मगध जो क्षेत्र है उसके उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत ये केंद्र स्थापित किया गया है। दीपंकर और अभ्यंकर, ठीक है, दीपंकर गुप्त और अभ्यंकर गुप्त जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करना ही पड़ेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख शिक्षक कौन कौन से थे या आचार्य कौन कौन से थे, तो दीपंकर और अभ्यंकर, ठीक है, दो थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ध्यान देना, औदंतीपुरी पाल राजाओं ने औदंतीपुरी के शिक्षा केंद्र का भी विकास किया है। ठीक है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसी के साथ साथ, ठीक है, और इसके अलावा हम बौद्ध शिक्षा केंद्र के अंदर देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बाद काशी, तो जो कि ब्राह्मण जो है यानी कि ब्राह्मण शिक्षा के केंद्र के साथ साथ बौद्ध शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। काशी अपन समझते हैं ना, काशी जो है वो मुख्य रूप से ब्राह्मण शिक्षा का केंद्र है, लेकिन उसके साथ साथ भी ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है। ठीक, तो ये लगभग हमारे आज की ज्ञान परंपरा का एक शॉर्ट लेक्चर था जिसके अंतर्गत हमने ये जाना कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या प्रमुख केंद्र थे, उससे संबंधित क्या परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सब मुद्दों पे आज हमने विश्लेषण के रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया है। अगर लेक्चर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अपनी ज्ञान परंपरा के आधार पर इसको आगे बढ़ा देंगे जिससे औरों का भी भला हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।